यस डन। हेलो एवरीवन, दिस इज आबिद खान। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो स्पेशली नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कैसे की जाए और सिलेबस का जो डेप्थ है उसे कैसे समझा जाए और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको लेकर आज हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली नेट जेआरएफ में बड़ी शिकायत रहती है कि यार कितना हमें डेप्थ में जाना है, कितना डेप्थ में नहीं जाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सवाल मन के अंदर चलते रहते हैं। तो उसी चीज को लेकर आज हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और जो ओवरऑल यूनिट्स दी गई हैं आपके सिलेबस में यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, उसमें से एक यूनिट्स का एक छोटा सा हिस्सा उठाकर हम वो देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ नेट जेआरएफ। ठीक है, या व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ ज्योग्राफी इन योर सिलेबस। तो ये एक मेरा छोटा सा बायोडेटा है। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ठीक है, माय नेम इज डॉक्टर आबिद खान। ठीक है, और आज हम जो पेपर सेकंड और ज्योग्राफी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। यस, दिस इज आवर टॉपिक। दोस्तों आज हम यूनिट 10 और उसको लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, भारत का जो अपवाह तंत्र है, उसको लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे और क्लास में समझेंगे कि एक्चुअल में भारत का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। देखो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब आप ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं या समझते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले यही वाली बात आती होगी कि यार जो गंगा नदी है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, वो कहाँ पर जाकर अपना वाटर, ठीक है, डिस्चार्ज करती है, कहाँ वो मिलती है। ठीक है, उद्गम स्थल इस नदी का कौन सा है, उस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कौन सी नदी मैदान से होकर बहती है। जनरली ये एक जो जीके टाइप क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास जो होगी वो टोटली इन सारी चीजों से हटकर है, यानी कि फुल ऑफ कंसेप्चुअल जो क्लासेस होती हैं ये वाली क्लास होने वाली है। यानी कि अगर हम पूरे के पूरे भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको समझने की बात कोशिश करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है या भारत का जो अपवाह तंत्र है वो वास्तविक रूप में क्या है। तो पूरे के पूरे भारत के अपवाह तंत्र को समझने के लिए जस्ट वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, या जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंडियन मैप या इंडियन पॉलिटिकल या फिजिकल मैप। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से, ठीक है, स्टडी किया है इंडिया का फिजिकल मैप तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट। ठीक है, इन मींस आप आसानी से ड्रेनेज सिस्टम को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं भारत के अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को समझने के लिए, ठीक है, अपवाह तंत्र को समझने के लिए आपने क्या करता है कि पूरे के पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, पूरे के पूरे भारतीय ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है, ब्रॉडली वो मुश्किल से मुश्किल 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम पूरे के पूरे इस ड्रेनेज सिस्टम को देखें जो 5 भागों में बांटा गया है, तो पहला जो भाग है वो है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी कि ऐसी नदियां जो अपना एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कैरी कर कर चलती हैं, वो कितना, वो एरिया, उनका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो कितना है, यानी कितने किलोमीटर है, कितने स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, या मिनिमम है, मीडियम है, मेजर रिवर्स है। जैसे पूरे के पूरे इंडिया में रिवर्स को हम देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में बहुत बहुत बड़ी नदियां भी मौजूद हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं। तो उनके कैचमेंट के आधार पर भी भारत में नदियों को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें कि भारत में जो नदियां हैं उनकी उत्पत्ति स्थल का क्या है, तो कुछ नदियों को भारत में या अधिकतर नदियों को भारत में उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति के आधार पर भी, ठीक है, समझा जाता है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो है दोस्तों बेस्ड ऑन द ड्रेनेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, यानी कि जो अपवाह के प्रकार हैं। अपवाह मतलब जो नदियां अपवाह के प्रकार हैं, वो नदियां किस तरह से अपवाह में बहती है। फॉर एग्जाम्पल वो नदी इनलैंड की तरफ जाती हैं या अपना जल समुद्र की तरफ गिराती हैं, वो किस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे अगर भारत की समुद्री स्थिति है, सब भारत की जो स्थिति को देखोगे तो एक साइड में आपको बंगाल की खाड़ी नजर आती है और एक साइड में आपको, ठीक है, अरब सागर नजर आता है और दक्षिण में आपको हिंद महासागर नजर आता है। तो ऐसे ही आप देखोगे जो भारत से जितनी भी नदियों की उत्पत्ति होती है वो कहीं ना कहीं अपना जल गिराती है, या तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है या अरब सागर में गिराती है। तो उसी के आधार पर आप देखोगे कि भारतीय नदियों को ओरिएंटेशन टू द सी, यानी कि समुद्र के उन्मुखीकरण के आधार पे भी विभाजित किया गया है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है कि शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ रिवर पैटर्न, तो आज हम जिस
वर्तमान जो स्थिति है हमारी सारी की सारी नदियों की, जो हम देखते हैं कि कुछ नदियां हमें दिखाई देती हैं हिमालय से निकलती हुई दिखाई देती हैं, कुछ नदियां हमें पश्चिमी घाट से निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो उनकी जो उत्पत्ति है, जो उनका आकार है, ठीक है, उसके आधार पर भी भारतीय नदियों को विभाजित, ठीक है, या वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कि भारतीय जो नदियां हैं, जो इनके जो डिवीजन दिया गया है, जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, वो क्लासिफिकेशन को हम एक भारतीय मैप के थ्रू किस तरह से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपने बड़े ध्यान से इस पॉलिटिकल या इस फिजिकल मैप को ध्यान से देखा होगा, तो हमने देखा है, ध्यान से देखना, कि इसके उत्तर में आपको हिमालय नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय नदीय तंत्र को समझने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है भारत की भौगोलिक स्थिति को समझना। भारत की भौगोलिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उत्तर में आपको, ठीक है, और उत्तर पूर्व तक आपको हिमालय नजर आता है, ठीक है, और हिमालय से जो नदियां निकलती हैं डेफिनेटली वो सदाबहार नदियों की श्रेणी में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ नदियां आपकी पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं, जो कि पेरेनियल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो है कि मॉनसून डिपेंडेंट रिवर्स है, वर्षा पर निर्भर ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं, जिनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो कि उत्पत्ति तो उनकी मैदानी भाग में होती है, लेकिन वो कहीं राजस्थान या गुजरात के किसी हिस्से में वो विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ रिवर्स होती हैं, आप देखोगे उनका जो फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। किसकी तरफ है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और कुछ का फ्लो देखोगे अरब सागर की तरफ बहता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि डिवाइड करोगे पूरे के पूरे भौगोलिक मैप को समझने के आधार पर, और इसमें इसके आधार पर कुछ और चीजें भी निकल के आ सकती है, जैसे कि ये कि जब भारत का जो अधिकतर जो सदाबहार नदियां हैं वो हमें दिखाई देती हैं कि वो हिमालय से उत्पत्ति उनकी होती है, जो कि सदाबहार श्रेणी में आती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वो बह रही थी, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी वो अपने ही उसी फ्लो में आगे बह रही हैं, जिससे वहां पर गहरे गहरे गॉर्ज, ठीक है, वी शेप की जो घाटियां हैं, कैनियन है, वो सब हमें दिखाई देते हैं। तो इन प्रकारों के आधार पर भी हम पूरे के पूरे हिस्से को समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी क्लास होने वाली है टेक्निकली थोड़ी जो ना टेक्निकली क्लास जो होती है, टेक्निकल कंसेप्ट के साथ जो आगे बढ़ती है, इस पूरी क्लास में हम ये चीज नहीं पढ़ने वाले हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कि सिंधु नदी की जो है, ठीक है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, या गंगा की उद्गम स्थल क्या है, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। बेसिकली हम इस पूरे के पूरे की पूरी क्लास में सिर्फ टेक्निकल कंसेप्ट और टेक्निकल जो एक मोटे मोटे टर्मिनोलॉजी है उस पर फोकस रखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि पूरे के पूरे नदियों को फिलहाल 5 भागों में बांटा गया है, और उसको समझने के लिए आपने क्या है कि भारत का पूरा भौगोलिक जो एक मैप है, ठीक है, जो फिजिकल मैप है, उसको भी समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो पूरी की पूरी नदियां हैं उनको कैचमेंट, ठीक है, जल ग्रहण जो उनकी क्षमता है, जल ग्रहण एरिया है, उसके आधार पर बांटा गया है। तो अगर पूरा का पूरा आप देखोगे कि साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रिवर्स, ठीक है, एंड कैचमेंट एरिया इज वेयर द रिवर वाटर इज कलेक्टेड, रिवर वाटर इज कलेक्टेड एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवर बेसिन, यानी कि वो रिवर अपने आप में कितना वाटर, ठीक है, कलेक्ट करती है। तो उसके आधार पे कि वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी कितनी है, उसके आधार पे पूरी की पूरी रिवर्स, ये कि इंडियन भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उनके आधार पर भारत में सारी की सारी नदियों को आप देखोगे 3 भागों में बांटा गया है। ऐसी नदियां जो कि बहुत बड़ी हैं, जिनका जो कैचमेंट एरिया है करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। कुछ रिवर इसमें बांटी गई हैं, और कुछ नदियां भारत में ऐसी हैं जिनका जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षमता है, वो 20,000 से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। और इसके अलावा कुछ माइनर रिवर्स हैं जिनका जो जल ग्रहण क्षमता है वो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेजर रिवर्स कैचमेंट एरिया, ठीक है, या जो है कि जो मीडियम रिवर है, जो माइनर रिवर है, एक्चुअली भारत में ऐसी कौन कौन सी रिवर्स इसकी श्रेणी में आती है। चलिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं कौन कौन सी रिवर्स इसमें आती है। अगर हम ध्यान से देखें कि मेजर रिवर्स भारत में ऐसी कौन कौन सी रिवर बेसिन्स हैं, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है गंगा का। यस, देयर इज नो डाउट, एक होली रिवर है। इसके अलावा नाम आता है ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, ठीक है, साबरमती, बराक, ईटीसी। देयर इज ऑलमोस्ट 14 रिवर्स, करीब करीब 14 नदियां हैं जो मेजर रिवर की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा दोस्तों मीडियम रिवर बेसिन्स, ठीक है, इसमें लगभग आप देखोगे इसमें करीब करीब 44 ऐसी नदियां हैं जो कि मीडियम रिवर बेसिन्स में शामिल हैं, जिसमें कालिंदी, पेरियार और मेघना। और इसके अलावा अगर माइनर रिवर्स की हम बात करें दोस्तों, तो माइनर रिवर्स ऐसी है करीब करीब इसे 55 रिवर आती है। तो आप देखोगे कि 14, 44 और 55 इतने बड़े स्तर पर भारत में नदियों का एक जाल बिछा हुआ है।
ठीक है, इतने बड़े स्तर पर कि 14 है, 44 है, 55 है, इतने बड़ी रिवर पर। तो फिलहाल अब कैचमेंट के आधार पर पूरे के पूरे रिवर्स को भारत में इतने भागों में बांटा गया है। चलिए थोड़ा आगे फिर से बढ़ते हैं, ठीक है। There are 12 significant river basins each with a catchment area of at least 20,000 किलोमीटर they are। तो देखिए दोस्तों, ये है भारत की, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, जो बिगेस्ट रिवर है, जो 12 नदियां हैं सबसे बड़ी, अब उनको ध्यान से देख लेना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, इंडस, कृष्णा, महानदी, ठीक है, मांडवी और जुआरी, नर्मदा, पंबा, तापी, ठीक है, और इसके अलावा फिर माही, और पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, गंगा, ईटीसी। तो अब देखोगे द मेजर रिवर बेसिन इज द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना विच इज द लार्जेस्ट विद द कैचमेंट एरिया अबाउट 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 43% ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ ऑल द मेजर रिवर्स इन द कंट्री। तो अगर हम ध्यान से देखें कि भारत में ऐसी कौन सी रिवर सिस्टम है जिसका सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है, तो देयर इज नो डाउट गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एज वी नो दैट जब गंगा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं बांग्लादेश में, तो ये क्या बनाते हैं, मेघना बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा टाइप है ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो नदियों को पढ़ाया जाता है वो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया जाता है कि भारत की जो नदियां हैं वो बेसिकली कहां से उनकी उत्पत्ति होती है। तो जनरली आप देखोगे पूरे के पूरे भारत में जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी नदियां हैं, उनकी उत्पत्ति या तो हिमालय से होगी या होगी पेनिनसुलर इंडिया से, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से, या हिमालय से होगी। हिमालय से होने वाली जो नदियां होंगी डेफिनेटली वो सदाबहार की श्रेणी में आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्ष भर पानी मिलता है वो ग्लेशियर से मिलता है या फिर उन्हें वर्षा से पानी मिलता है। इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है, या तो ये जो पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय प्रकार की जो नदियां हैं, ये वर्ष भर इनको पानी नहीं मिलता है, बेसिकली ये मानसून पर डिपेंड होती है, या मानसून या कहें कि वर्षा पर निर्भर होती है। अगर वर्षा ठीक ठाक है तो इनके अंदर जल भी ठीक ठाक रहता है। तो उत्पत्ति के आधार पर या तो हिमालय से उत्पत्ति हो रही है या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से हो रही है। जैसे आपने देखा था शुरुआत में कि जो मैप हमने डिस्कस किया था, या तो भारतीय नदियां हिमालय से निकलती हुई नजर आती हैं या भारतीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हुई नजर आती हैं। चलिए, और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेट्यू हैं, ऐसे कुछ पठार हैं जो भारत के आंतरिक हिस्से में मौजूद हैं, तो वहां से भी कुछ नदियां निकलती हुई नजर आती हैं, जिसमें नर्मदा, तापी वगैरह भी हम देखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें हिमालयन रिवर्स की कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से जिनकी उत्पत्ति होती है निकलने वाली नदियों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना कि जो हिमालय एंड माउंटेन कवर्ड विद आइस, मतलब हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद आइस, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वो सारे के सारे ग्लेशियर से घिरे हुए हैं। जबकि ये चीज, ठीक है, हमें प्लेट्यू, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली नदियां जो होती हैं वो सदाबहार, पेनिलियर, ठीक, पेनिनियल होती है, रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल, ठीक है। तो दोनों प्रकार से वो पानी ग्रहण करती हैं, चाहे वो वर्षा हो चाहे वो, ठीक है, ग्लेशियर हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है, मॉनसून पर डिपेंड होती हैं, ठीक है, और इनकी कुछ आकृति बनती है जिसे सुपर इम्पोज्ड कहते हैं, ठीक है, और ये कई तरह के पैटर्न बनाती है जिसमें ट्रेलिस है, रेडियल है और रेक्टेंगुलर शेप टाइप की बनाती है। इसके अलावा देखोगे टाइप ऑफ ड्रेनेज किस तरह से है, तो टाइप ऑफ ड्रेनेज देखोगे एंटीसीडेंट यहाँ पर दिखाई देती है और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, जब कोई नदी, ठीक है, पर्वत से नीचे उतरती है तो डेफिनेटली आप देखोगे एक टाइप का कॉन्सिक्वेंट एक पैटर्न वहां पर क्रिएट होता है। और नेचर ऑफ रिवर क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे हिमालय से जिनकी नदियों की उत्पत्ति होती है एक्चुअली काफी लंबी नदियां दिखाई देती हैं, उनका जो कोर्स होता है वो काफी लंबा होता है और फ्लोइंग थ्रू द रग्ड एंड माउंटेन एक्सपीरियंस एंड हेडवर्ड इरोजन, ठीक है, यहाँ इरोजन ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेविस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो डेविस यही चीज सारी की सारे के डेविस का जो फोकस होता है वो इन्हीं चीजों पर होता है। और देखो इसका कैचमेंट एरिया जो होता है, सदाबहार नदियों का जो कैचमेंट एरिया होता है वो काफी बड़ा है, और जबकि हम ये देखें कि प्रायद्वीपीय भारत से जिनकी उत्पत्ति होती है जिन नदियों की, उनका कैचमेंट एरिया काफी छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि एज ऑफ द रिवर, तो यो हिमालय से जिन नदियों की उत्पत्ति होती है तो फिलहाल वो एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके मुकाबले काफी यंग हैं और वे यूथफुल स्टेज में हैं और काफी एक्टिव हैं, इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करती हैं। वहां डीप उन्होंने काफी डीप उन्होंने वैलीज बनाई हुई हैं, गॉर्ज हैं, कैनियंस हैं, ठीक है, वाटरफॉल हैं, ये सारी चीजें आप वहां देखने को मिल सकती हैं। चलिए, ठीक है, वहां इरिजेशनल एक्टिविटी ज्यादा होती है अगर हम बात करें, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम की। लेकिन अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो वहां पर ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि वहां इरोजनल
एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। चलिए तीसरा देखते हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द ड्रेनेज, अपवाह तंत्र के आधार पर। तो अगर हम देखें कि जो ड्रेनेज के आधार पर भारतीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे समझा जा सकता है, तो हम ड्रेनेज यानी कि अपवाह के आधार पर भारतीय नदियों को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसी नदियां जो डायरेक्ट ही अपना जल समुद्र में गिरा रही हैं, एक प्रकार तो हमारे पास ये हो जाता है। दूसरा, ऐसी नदियां जो समुद्र में अपना जल नहीं गिरा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक है स्थल में ही खो जाती हैं, ये विलीन हो जाती हैं। ऐसी नदियों के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को बांटा गया है, यानी कि एक आधार हमारे पास ये आता है ड्रेनेज का। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, व्हेन अ रिवर डज नॉट रीच द सी बट डिसअपियर इनटू सैंड, सच रीजन इज कॉल्ड एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। तो ये जो आप देख रहे हो कि ऐसी नदियां जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो अपना जल किसी सैंड, ठीक है, या किसी स्थल भाग में खुम हो जाता है, वहां कर वो खो जाती है, तो उनको ही हम इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे घग्गर रिवर है, ठीक है, हरियाणा की, वो ऐसे डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, लूनी रिवर है राजस्थान की, वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अक्साई चिन रीजन का जो लद्दाख टू है से सम इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। तो भारत में 3 हिस्से आपको नजर आएगा। एक तो आपको हरियाणा में जो घग्गर रिवर है वो देखने को मिलेगी, एक राजस्थान और गुजरात में बहने वाली जो लूनी रिवर है वो देखने को मिलेगी, या आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। तो वी हैव 3 प्लेसेस जहां पर आपको इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य नामों से जाना जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, एंडोरहिक बेसिन, एफेमेरल स्ट्रीम, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, ऐसी जो धाराएं बन जाती हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन टू द सी। इससे पहले हमने जो ड्रेनेज पैटर्न देखा था कि ड्रेनेज के आधार पर भारतीय नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, अभी फर्दर थोड़ा और इंप्रूव कर दिया गया है कि जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, कि सी की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप है, मतलब जो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, वो अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ नदियां यहाँ जाती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल लेकर, कुछ अरब सागर की तरफ जाती हैं। तो उसी के आधार पर क्या है कि ओरिएंटेशन टू द सी, समुद्र की ओर बहने वाली, ठीक है, नदियां, उनको भी कुछ भागों में बांटा गया है कि ऐसी कितनी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं और ऐसी कितने प्रतिशत नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ जाती हैं। तो अब ध्यान से हम देखेंगे कि द बे ऑफ बंगाल रिसीव 77% ऑफ द कंट्रीज ड्रेनेज। तो अब देखोगे कि पृथ्वी मतलब भारत का लगभग 77% जो अपवाह तंत्र है या अपवाह है, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ 23% जो है वो अरेबियन सागर की तरफ जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, जो रिवर्स हैं हम देखते हैं कि वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं। तो उसी के आधार पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ड्रेनेज, द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज एंड अरेबियन सी ड्रेनेज के आधार पर बांटा गया है। चलिए 5वां देख लेते हैं टाइप कौन सा है। ठीक है, और उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे इन चीजों को, कि जो बंगाल की खाड़ी है वो आपको ईस्ट की तरफ दिखाई देगी, ठीक है, और जो अरेबियन सागर है वो आपको वेस्ट की तरफ दिखाई देगा। तो इनको हम 2 और फर्दर भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ आपको पश्चिम की तरफ बहने वाली काफी सारी नदियां दिखाई दे जाएंगी, जैसे साबरमती, ठीक है, एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, माही, दाम, ठीक है, दंडार, काली नदी, शारावती, ठीक है, भरतपुजा, पेरियार, तापी, नर्मदा, ईटीसी, दीज आर द फेमस रिवर्स। और ये ना लगातार आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, ऐसी सी चीजें लगातार आपके एग्जाम में आ रही हैं। इसके अलावा हम देखें कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनमें जो मेजर रिवर्स है आप ये देख सकते हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है और कावेरी है। तो ये कुछ इनके सोर्सेस हैं। ठीक है, कि ट्रंबक प्लेट्यू है, महाबलेश्वर से है, दंडकार्य प्लेट्यू, ये आपके एग्जाम में आ रहा है लगातार, दंडकार्य, ठीक है, कहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Based on the shape and formation of river pattern, broadly it is classified into 2 types. नदी प्रतिरूप के आकार और गठन के आधार पर। दोस्तों ध्यान से इस चीज को समझना कि भारत में कुछ नदियां ऐसी बहती हैं जो ऐसी हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही अपनी जगह पर बह रही हैं। ठीक है, और कुछ नदियां ऐसी हैं जिन्होंने जो स्थल खंड है उसके साथ समझौता किया है और उसी के समतल ढलान के स्वरूप ही वो आगे बढ़ती हैं।
ठीक है। कुछ रिवर ऐसी हैं जो आपको देखोगे कि जहां पर इरोजन बहुत बड़ी तादाद में होता है, जिन्हें हम जनरली हिमालयन रिवर्स के नाम से जानते हैं। और हिमालयन रिवर्स में अधिकतर नदियां आपको ऐसी देखने की मिलेंगी जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही हैं। तो यही इसमें बताने की कोशिश की जाती है कि जो पैटर्न है, ठीक है, जो नदी प्रतिरूप है, जिस आकार में आज हम देखते हैं, जो उसका गठन है, वो आखिरकार किस आधार पर हुआ है। तो जनरली ये मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे दो भागों में बांटा गया है। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं बेमेल, और प्रतिकूल जल निकासी या जल ग्रहण, जल या अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, जनरली इसको दो भागों में बांटा गया है। एंटीसीडेंट ड्रेनेज, ठीक है, पूर्ववर्ती जल निकासी जो पहले से बह रहा है, और सुपर इम्पोज ड्रेनेज, ठीक है, या अध्यारोपित, ठीक है, ऐसी नदियां जो कि, ठीक है, लगातार जो एक स्लोप है, जो एक चट्टानी स्लोप है, उस पर वो बह रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे दूसरा भाग जो है वो कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न है, समवर्ती जल निकासी प्रतिरूप है, या कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज रिवर्स है, परिणामी जल निकासी, और सबसिक्वेंट रिवर्स सिस्टम है। मतलब ऐसी नदियां जो ढलान से नीचे उतरती हैं और एक डिफरेंट काइंड ऑफ का पैटर्न बनाती हैं, उस प्रकार की नदियां हैं। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार ये सवाल आ रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, बेमेल, प्रतिकूल जल निकासी प्रतिरूप क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती जल निकासी, दोस्तों इसको वो क्या कहते हैं, इसको इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी कहा जाता है। इसको इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी कहा जाता है। अ पार्ट ऑफ रिवर स्लोप एंड द सराउंडिंग एरिया गेट्स अपलिफ्टेड एंड द रिवर स्टिक टू इट्स ओरिजिनल स्लोप and cutting through the uplifted portion like a saw forming deep gorges, vertical erosion and vertical down cutting। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स और ड्रेनेज, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है, क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर का एग्जांपल है। सतलुज रिवर, ये एक पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, एंड अदर हिमालयन रिवर्स। ठीक है, ये सारी की सारी रिवर्स आप देखोगे कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि एंटीसीडेंट रिवर ही है सारी की सारी। क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी और इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। इन्होंने लगातार कटिंग, डाउन कटिंग, लेटरल और वर्टिकल इरोजन के माध्यम से गहरे गहरे गॉर्ज और वी शेप या वी आकार की घाटियों को जन्म दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अध्यारोपित भी कहते हैं इसको आरोपित जल प्रवाह। ठीक है, अब इसको क्या है, इसको कहते हैं सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज या एपिजेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। दरअसल क्या होता है कि इसमें जो रॉक सिस्टम होता है या कोई भी चट्टान होती है, आप देखोगे कि ऊपरी जो सतह होती है सॉफ्टर रॉक और नीचे वाली सतह होगी हार्डर रॉक। ठीक है, तो इसी आधार पर हम समझेंगे द हार्डर बेसल रॉक अपीयर अनरिलेटेड टू द टफर रॉक bed when a river flowing over a softer rock stratum reaches them while flowing the initial slope. The term superimposed drainage refer to those sort of drainage. Example of superimposed drainage rivers, the Damodar Nadi, ठीक है, and Subarnrekha, Chambal, ठीक है, and Banas, ठीक है, river flowing the river plateaus। ऐसी नदियां जो कि कठोर चट्टानों से होकर बह रही थी और ऊपरी चट्टानों का अपर्दन कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, समवर्ती जल निकासी प्रतिरूप, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज रिवर्स, परिणामी जल निकासी। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, अ कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम इज व्हेन द रिवर फॉलोज द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सिक्वेंट रिवर पर, ड्रेनेज रिवर्स पर, कि फॉलोज द जनरल डायरेक्शन। आप ध्यान से देखोगे अगर ऊपरी किसी पीक पॉइंट से कोई रिवर फ्लो हो रही है तो आप देखोगे कि जनरल डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही है। और रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया सच एज द गोदावरी, ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी आर द कंसिक्वेंट रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड द फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो एक जनरली एक पश्चिमी घाट, आप ध्यान से देखोगे पश्चिमी घाट का, तो उसका जो ढलान है पूर्वी घाट की तरफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिनकी उत्पत्ति यानी गोदावरी नदी की अगर उत्पत्ति होती है तो ये जो सतह है, ठीक है, जो स्थलखंड है, उसी के ढलाव को, उसी के आकार को फॉलो करते हुए ये अपना जल क्षेत्र, जो जल है इनका, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो उसी प्रकार की रिवर को हम कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज रिवर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट है सबसिक्वेंट रिवर सिस्टम्स, यानी कि बाद में आकर ऐसी नदियों में जुड़ने वाली। ठीक है, अ सबसिक्वेंट रिवर इज अ स्ट्रीम दैट हैव जनरली डेवलप्ड आफ्टर द ओरिजिनल स्ट्रीम, यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो इसमें आकर जनरली जुड़ जाती हैं, इन्हें सबसिक्वेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, अब देख लो सबसिक्वेंट रिवर इसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और ये भी सब सबसिक्वेंट रिवर का ही पार्ट है। ठीक है, और
ऊपर से सबसिक्वेंट में कोई रिवर अगर ऐड होती है तो उसे रिसिक्वेंट, और नीचे से कोई रिवर निकलती है तो इसे ऑब्सिक्वेंट कहते हैं। तो ये एक जनरली पैटर्न है जो कि पार्ट है कंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न का, और जनरली ये आता है कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसिक्वेंट रिवर सिस्टम को हमने देख लिया है, अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के आधार पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, तो आप जरूर इन वाले सारे के सारे वर्ड से, ठीक है, सिमिलर या फैमिलियर होंगे। ठीक है, कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, वाटर डिवाइड या जल विभाजक या जल विभाजन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन अपवाह घाटी किसे कहते हैं, ठीक है, कैचमेंट एरिया कितना कवर करता है कोई रिवर, वाटर शेड क्या होता है, और ड्रेनेज पैटर्न अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। क्योंकि अपवाह प्रतिरूप है तो इसके बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलेंगे, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्हें भी समझ ही लेते हैं, आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वाटर डिवीजन या वाटर डिवाइड क्या होता है, और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, और कैचमेंट एरिया क्या होता है। चलिए, ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र अच्छी तरह से परिभाषित चैनलों के माध्यम से पानी के प्रवाह को जल निकासी के रूप में जाना जाता है, और ऐसे चैनल के नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स is known as the drainage and the network of such channels is called drainage systems। भारत में, ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड चैनल मींस इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, दीज आर द सिस्टम जहां पर वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू ये नदियां आगे बढ़ती हैं। अब इन्हीं सबको क्या कहा है, इन्हीं सबको ड्रेनेज सिस्टम कहा गया है। और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया इज अ आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। अब देखोगे कोई भी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का, वो एक्चुअली एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का भाग होता है, उसका परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, और जो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो नेचर और जो स्ट्रक्चर होता है कोई भी टोपोग्राफी का, यानी कि चट्टानों का जो नेचर और स्ट्रक्चर होता है, और जो उसका स्लोप होता है, उसकी टोपोग्राफी होती है, और उस पर जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, एक्चुअली वो उसका रिजल्ट है, उसे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि एक परिणाम है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का, रॉक यानी कि चट्टानों के नेचर और प्रकार का, उसके स्लोप का, ठीक है, वहां बहने वाले पानी का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वाटर डिवाइड क्या होता है। जनरली हमने देख लिया कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एक वेल डिफाइंड चैनल है, जितनी भी रिवर्स भारत में फ्लो करती हैं और एक पार्टिकुलर चैनल्स के साथ आगे बढ़ती हैं, अपनी पार्टिकुलर ट्रिब्यूटरीज के साथ आगे बढ़ती हैं, मेन स्ट्रीम जो होती है, और वो एक एरिया कवर करती हुई जाती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारे पास रिवर सिस्टम्स है उन्हें हमने क्या कहा, ड्रेनेज सिस्टम कह दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाटर डिवाइड। ठीक है, अब वाटर डिवाइड क्या होता है, जनरली क्या होता है, जैसे आप ध्यान से देखोगे, जहां से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है, अब गंगा नदी तो जनरली क्या, भागीरथी, ठीक है, अब भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग के पास गंगा निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि पर्टिकुलर एक बंदरपुंज से एक रिवर और निकलती है जिसका नाम यमुना है। ठीक है, क्या है, यमुना रिवर है। अब देखोगे कि पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक जो रॉक सिस्टम है या माउंटेन सिस्टम है, वहां से इनकी ओरिजिन या उत्पत्ति हो रही है। तो इसमें यही बताने की बात की जाती है कि वाटर डिवीजन क्या होता है, एन एलिवेटेड एरिया, जो कि माउंटेन हो सकता है या ऊंचा उठा कोई भाग हो सकता है, दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। ठीक है, कोई ऐसा उठा हुआ भाग, चाहे वो पर्वत हो या फिर वो अपलैंड हो, जो दो रिवर्स के बेसिन्स को अलग कर रहा है क्लियरली, उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। एक ऊंचा क्षेत्र, ठीक है, या तो पहाड़ हो सकता है या उच्च भूमि हो सकती है, या दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों आगे, ड्रेनेज बेसिन। एक रिवर पर्टिकुलर घाटी से होकर बहती है, अपना उसका एक घाटी होता है, उसका अपना एक एरिया होता है। ठीक है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ अगर गंगा फ्लो करती है तो इसकी बहुत सारी, ठीक है, रिवर्स भी हैं, जैसे यमुना है, ठीक है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, महानंदा है। ठीक है, ये सारी की सारी रिवर फ्लो करती हैं, सोन रिवर है। तो ये पार्टिकुलर देखोगे ये सारा का सीधा एक रिवर सिस्टम, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो यही है कि एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह क्षेत्र को जल निकासी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसमें बहुत सारी रिवर और आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंडस वैली या इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर आप देखोगे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में झेलम, चेनाब, रावी,
ब्यास और सतलज रिवर, ठीक है, सारी की सारी रिवर आपको मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो माउंटेनियस रिवर है उनका अपना एक तंत्र है। तो ये जो सारे का सारा रिवर फ्लो हो रहा है ये एक पार्टिकुलरली क्या है, एक बेसिन का काम करता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कैचमेंट एरिया। अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया से जो वाटर कलेक्ट होता है विच इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। और ये स्पेसिफिक एरिया से वाटर जो कलेक्ट करके रिवर आगे बढ़ती हैं, ठीक है, उसी के आधार पे भारत की सारी नदियों को मेजर, मीडियम और माइनर रिवर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। वाटरशेड, जल विभाजक, ठीक है। तो द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नॉन वाटरशेड, ठीक है। अभी हमने देखा था वाटर डिवाइड देखा था कि दो पार्टिकुलर रिवर जो डिफरेंट माउंटेन से जिनकी ओरिजिन हो रही है, एक रिवर यहां से निकलता है, एक रिवर यहां से निकलता है, ये तो वाटर डिवाइड कर रहा है कोई माउंटेन, लेकिन इनके बीच में पार्टिकुलर एक ऐसी रेखा आपको देखने को मिलती है जो सेपरेट तरीके से दोनों रिवर्स के रिवर बेसिन के अलग कर रहा है, तो उसे हम वाटरशेड कह सकते हैं। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नॉन वाटरशेड, यानी कि दो नदियों के तो जो बेसिन है उनको अलग करने वाली जो रेखा है उसे वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। सेकंड है ड्रेनेज पैटर्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, अफवाह प्रतिरूप क्या होता है, क्योंकि भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं वो अपने आप में बहुत प्रकार के, ठीक है, प्रतिरूपों का निर्माण करती हैं। आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, रेडियल प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, हैरिंग फिश, ठीक है, ट्रेलिस, रेडियल, ठीक है, और डेंड्रेटिक, ये बहुत सारे प्रकार हैं जिनका वो निर्माण करते हैं। इन्हीं सभी प्रकारों को, ठीक है, हमें ध्यान से समझना भी है और देखना भी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये कहा गया है कि ड्रेनेज पैटर्न, अब वहां प्रतिरूप, इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या है। अ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट स्ट्रीम इन अ रीजन डिटरमाइंड बाय स्लोप, ठीक है, स्लोप याद रखना, एंड डिफरिंग रॉक रेसिस्टेंस, जो चट्टानों की क्षमता होती है, ठीक है, सहने की, चाहे वो इरोजन वगैरह की एक्टिविटी हो, उसका क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है, कितनी ऊंचाई से उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, नॉन एज ए ड्रेनेज पैटर्न। यानी कि ड्रेनेज पैटर्न जनरली आपको ये समझा जा सकता है कि एक ज्यामितीय व्यवस्था है ये जो एक क्षेत्र से प्रभावित होती है, जिसके निर्धारक करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें जलवायु बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, वो नदी किस प्रकार की जलवायु में उसकी उत्पत्ति होती है, वो उस नदी की जो उत्पत्ति होती है वो एक्चुअली किस ढलान से वो निकल कर आती है, होकर आती है, वहां अपरदन और अपक्षय की क्षमता कितनी है, और जल विज्ञान संबंधी परिवर्तनशीलता वहां कितनी है, और चट्टानी संरचनात्मक नियंत्रण, यानी कि जो चट्टानों से फ्लो होकर बहती है वहां किस प्रकार का रेसिस्टेंट है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। तो ये ड्रेनेज पैटर्न इस प्रकार के बताया जाता है, ठीक है। जनरली आप देखोगे तो ये कुछ बेसिस आपको दिखाई देंगे, डिफरेंट कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, गंगा बेसिन है, इंडस का है, ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है, महानदी का है, गोदावरी का है, कृष्णा का है, कावेरी का है, ये सारे की सारी रिवर सिस्टम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स आप लोगों के लिए कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो अगर ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न हमें नजर आता है वो आता है डेंड्रेटिक, वृक्ष के समान, रेडियल, ठीक है, और ये अपवाह प्रतिरूप, इसके अलावा सेंट्रीपिटल, केंद्र की ओर जाने वाला, और इसके अलावा ट्रेलिस है, और रेक्टेंगुलर, ठीक है, पैरेलल, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न भी देखने को मिलता है, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा दिखाई देगा बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो फर्स्ट आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस और सेंट्रीपिटल, रेडियल और डेंड्रेटिक, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, वृक्ष के समान दिखने वाली ऐसी नदियां, अगर आप ध्यान से देखोगे कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रीम पर्वतों से जिनकी उत्पत्ति होती है वो जब वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी रिवर्स उसमें जुड़ती हुई चली जाती है, बहुत सारी रिवर्स, ठीक है, और कभी कभी वो हमें एक पेड़ की तरह भांति दिखना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही समझाने की इसमें कोशिश है कि ड्रेनेज पैटर्न विच लुक्स लाइक ट्री ब्रांचेस, ठीक है, जो वृक्ष की जो ब्रांच शाखाएं होती हैं उनकी तरह जो दिखती है ऐसी नदियां, उन्हें डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है, ठीक है,
follows the slope of the terrain, और ये डिपेंड करता है जिस स्लोप से वो फ्लो होती हैं, जिस स्लोप से वो बहती हैं, वहां का टेरेन किस प्रकार का है। और इसमें नंबर ऑफ जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, वो अपनी जो लार्जर स्ट्रीम होती है उनको जोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से आप अलकनंदा को देखोगे तो उसमें महानंदा, धौलागिरी, भागीरथी, ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रीम्स उसमें आकर जुड़ती हैं और फाइनली अलकनंदा भागीरथी से मिलने के बाद एक गंगा का निर्माण करती है। तो अभी ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जो उत्तर जो मतलब जनरली हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो आपको इसी प्रकार के एक पैटर्न को बनाती हुई नजर आती हैं। तो इसमें आप देखोगे उत्तरी भारत, उत्तरी प्लेन एरिया से निकलने वाली बहने वाली नदियां, इसमें इंडस भी है, इसमें गंगा भी है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदियां भी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां क्या है, डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हैं। तो दोस्तों ये है, ध्यान से देखना, बिल्कुल हूबहू ये पैटर्न आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में आया था। ये बिल्कुल हूबहू ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सॉरी इमेज देख रहे हैं, ये इमेज का हूबहू इमेज आपके एग्जाम में आ चुकी है। कुछ आपको इस तरह से दिखाई देती है। अगर ये मेन स्ट्रीम है जिसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल स्ट्रीम है उसमें कनेक्ट हो रही है मेजर स्ट्रीम के साथ आगे, और फिर फाइनली वो सारी की सारी जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो एक बड़ी धारा में मिलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और ये आपको बिल्कुल हूबहू एक पेड़ की शाखाओं की तरह नजर आएगा, ठीक है। यही है डेंड्रिटिक पैटर्न। और उत्तर भारत में जितनी भी जैसे गंगा नदी है, इंडस रिवर है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारे के सारे डेंड्रिटिक पैटर्न को या डेंड्रिटिक पैटर्न का निर्माण करती है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हमने देख लिया कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो आपको डेंड्रिटिक पैटर्न का निर्माण कर रही हैं। अब अगला जो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप अराउंड अ सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट एंड द कॉमन टू कॉनिकली शेप्ड फीचर सच एज वोल्केनोज। तो दोस्तों वोल्केनोज कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, वोल्केनो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यही कह रहा है कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप अराउंड अ सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट, ये सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट हो गया, एंड इज कॉमन टू कॉनिकली शेप्ड, ये कॉनिकल शेप्ड इसका हो गया। एंड व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिल्स एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, अगर यहां से कोई रिवर ओरिजिनेट होती है तो सभी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसा कहना चाह रहा है। अदर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक रेंजेस, नर्मदा एंड सो ऑन। तो ये कहना चाह रहा है कि अमरकंटक जो पठार है, अमरकंटक जो प्लेटियो जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो एक ऐसा है कि सेंट्रली वो अपलिफ्टेड है, एलिवेटेड है, एक वोल्केनो कॉन की तरह है। तो वहां से नर्मदा रिवर की उत्पत्ति होती है, सोन की रिवर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। और ये रेल ड्रेनेज पैटर्न एक केंद्रीय ऊंचा बिंदु के आसपास विकसित होता है और ये ज्वालामुखी जैसे शंकुआकार आकार की विशेषताओं के लिए सामान्य है। तो हम ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो एक एलिवेटेड पार्ट है जिसे अमरकंटक का पठार कहते हैं, वहां से कुछ रिवर की उत्पत्ति हुई है। इसमें प्रमुख रिवर है नर्मदा और सोन, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो सेंट्रल एलिवेटेड पार्ट है और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो हो रही हैं, ठीक है। कभी 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 देखोगे बहुत सारी रिवर एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल जाती है, ठीक है। तो यही है। और ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट जेआरएफ 19 में आ चुका है, यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, 19 में पूछा गया है, नेट जेआरएफ 18 में पूछा गया है, यानी कि लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, केंद्र की ओर जाने वाला प्रतिरूप। It is formed when the river discharge their water from all direction into a lake or depression. It's just the opposite of the radial. देखो रेडियल में क्या था कि यहां से रिवर की उत्पत्ति हो रही है और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जस्ट अपोजिट है किसके, इट जस्ट द अपोजिट ऑफ द रेडियल स्ट्रीम, ये रेडियल स्ट्रीम के अपोजिट है, टुवर्ड द सेंट्रल डिप्रेशन। समटाइम्स एफेमरल लेक्स आर फॉर्म, लोकटक लेक इन मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, कुछ इसके उदाहरण हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो एक डिप्रेशन में आकर समाप्त हो जाती हैं, इन्हें ही सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न की संज्ञा दी जाती है। कुछ ऐसी नदियां आपको दिखाई देंगी जिसमें कुछ अल्पकालिक झीलें बनती हैं, ठीक है, जैसे सांभर झीलें हैं और इसमें एक मणिपुर की भी झील का जिक्र किया गया है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, it is formed when the primary tributaries of the main river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at a right angle. क्या कह रहा है, it is formed when the primary tributaries of main river flow parallel to the each other, ठीक है, कुछ ऐसी रिवर जब पैरेलल बहती हैं, ठीक है, एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट अ राइट एंगल, कोई ऐसी रिवर जो राइट एंगल पर ज्वाइन करती हो। ट्रेलिस ड्रेनेज डेवलप्स इन फोल्डेड टोपोग्राफी वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर।
द रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल है, इसी प्रकार के पैटर्न का निर्माण करती हैं। हिंदी में कहें, यह तब बनता है जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर हैं और द्वितीयक सहायक नदियां उनसे समकोण पर जुड़ जाती हैं। अब ट्रेलिस जल निकासी वलित स्थलाकृति में विकसित होती है, जहां कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर मौजूद होती हैं। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कोई रिवर फ्लो कर रही है बिल्कुल, ठीक है, एक पैरेलल रिवर है, ये भी इसके पैरेलल रिवर नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिजिस को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको देखोगे कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न फोल्डेड स्ट्रक्चर पे आपको यहां दिखाई देगा, ठीक है। और कुछ इसका एक एग्जांपल ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rectangular drainage pattern. The rectangular drainage pattern is found in region that have undergone faulting. ठीक है, faulting इसमें इंपॉर्टेंट है। It develops on the strongly joint rocky terrain. जो पर्वतों का एक terrain होता है वो उसको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Stream follow the path of least resistance and thus are concentrated in place where exposed rock is the weakest. That is stream found in the Vindhyan mountain range. जिसमें चंबल नदी प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी और बेतवा भी देखने को मिलेगी और कैन भी देखने को मिलेगी। वो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको बनाते हुए नजर आएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है जहां पर चंबल, बेतवा, कैन आपको फ्लो करते हुए दिखाएंगे। अपर पार्ट जो है, ठीक है, वो काफी सॉफ्टर है, रोक का जो फ्लो हो चुका है, और एक नया स्पेशली एक रेक्टेंगुलर टाइप का पैटर्न आपको बनाते हुए नजर आती है। ये भारत के मध्य भाग में बहती है ऐसी नदियां, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पैरेलल drainage pattern. It develops in the region of parallel elongated landforms where there is a pronounced slope to the surface. ठीक है, और tributary stream tend to stretch out in parallel like fashion following the slope of the surface. Is a river originating in the western Ghat, Godavari, Kaveri, Krishna and Tugabandra. ये समानांतर लंबी भू आकृतियों के क्षेत्रों में विकसित होता है जहां सतह पर एक स्पष्ट ढलान होता है। उपनदी धाराएं सतह के ढलान के बाद एक समानांतर फैशन में बहती हैं या फैलती हैं। उदाहरण पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा सारे के सारे एक समानांतर अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे अभी हमने बनाया था, हाल ही में देखा था कि अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, कि ये पश्चिमी घाट है और ये ईस्टर्न घाट है जो कटा फटा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो आप एक देखोगे कि समानांतर, ठीक है, फ्लो हो रहा है। ये आप एक गोदावरी मान लीजिए, ये आप मान लीजिए कृष्णा, ये कावेरी मान लीजिए, तो एक समानांतर प्रकार से प्रवाह नदियों का होता है। इसे ही कहते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, जो कि पश्चिमी घाट इसका सबसे शानदार उदाहरण है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, कोणीय जल निकासी प्रतिरूप। एंगुलर एक एंगल बनाती हुई नदियां हैं। Tributaries join the main stream at an acute angle, ठीक है। This pattern is common in Himalayan foothill region, ठीक है। ऐसी नदियां जो एक समकोण पर आकर मिल जाती हैं मेन स्ट्रीम के साथ, वही बताने की कोशिश की जा रही है। जस्ट आपने ये याद रखना है कि एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो है वो हिमालय में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये हिमालय की जो तलहटी है, जो नीचे वाले हिस्से हैं, वहां का एक प्रोमिनेंट फीचर भी है। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, कुंडलाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। जब अपलैंड में एक बाहरी नरम परत होती है, यानी कि ऊपरी हिस्से में एक बाहरी परत होती है, तो रेडियन धाराएं बाद की सहायक नदियां विकसित करती हैं जो शिखर के चारों ओर एक वृत्ताकार जल निकासी का पालन करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ये भारत में एक बहुत ही सामान्य जल निकासी पैटर्न नहीं है, हालांकि इसके कुछ उदाहरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों और केरल दक्षिणी डकोटा की ब्लैक हिल धाराओं में पाए जाते हैं। तो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, व्हेन द अपलैंड हैज एन आउटर सॉफ्ट स्ट्रेटम, ऊपर उठे हुए भूमि का जो भाग होता है उसका जो काफी सॉफ्ट भाग होता है, द रेडियल स्ट्रीम डेवलप सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज व्हिच ट्राई टू फॉलो अ सर्कुलर ड्रेनेज अराउंड द समिट, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है, एंड सम एग्जांपल ऑफ दिस आर हाउएवर फाउंड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, केरला एंड ब्लैक हिल्स, ठीक है, यहाँ ये पाया जाता है। ये कुछ इसका आप देखोगे कुछ इस तरह से दिखता है कि एक हाई पॉइंट है, ठीक है, हाई पॉइंट है। अब वहां चारों ओर नदियां फ्लो हो रही हैं इसके, कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हालांकि जनरली पैटर्न आपको इंडिया में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बार्ड ड्रेनेज पैटर्न, कांटेदार जल निकासी पैटर्न, ठीक है।
अभी कांटेदार जो है इसको देख लेते हैं। ये पैटर्न मुख्य नदी पर कब्जा करने का परिणाम है। ये पैटर्न मुख्य नदी पर कब्जा करने का परिणाम है जो अपने प्रवाह की दिशा को पूरी तरह से उलट देती है, जबकि सहायक नदियां एवं पूर्व प्रवाह की दिशा में इंगित करती रहती हैं। अरुण नदी नेपाल में इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। भारत में कोसी की सहायक नदियां कांटेदार जाली का पैटर्न का निर्माण करती हैं। ठीक है, दिस पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ कैप्चर ऑफ द मैन रिवर। दिस पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ कैप्चर ऑफ द मैन रिवर। ठीक है, which completely reverses its direction of flow while the tributaries continue to point in the direction of former flow। अरुण रिवर इन नेपाल, ठीक है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी इन इंडिया। ठीक है, दोनों ही रिवर खतरनाक है, बिहार का सोरो कहा जाता है उसे तो। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी रिवर सिस्टम, ये कैप्चर कर लेते हैं एक दूसरे के जलग्रहण क्षेत्र को। ठीक है, अब आते हैं पिन्नेट ड्रेनेज पैटर्न। ये पिन्नेट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि पिन्नेट ड्रेनेज पैटर्न मींस ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ द अपर सोन एंड नर्मदा रिवर। ठीक है, तो क्या है कि ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ द अपर सोन एंड नर्मदा रिवर डिनोट द एग्जांपल ऑफ पिन्नेट ड्रेनेज पैटर्न। दिस पैटर्न रिसेंबल द वीन्स ऑफ लीफ, यानी कि पैटर्न पत्ती की चिराऊ जैसा दिखता है। पत्ती की पत्ती मतलब जो पेड़ की पत्तियां होती है उनकी चिराऊ के जैसा दिखता है ये पूरा का पूरा पैटर्न। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। देखिए पूरा का पूरा जो क्लास चल रही है ना, ये बिल्कुल ये मान लीजिए कि बिल्कुल होता है ना कंसेप्चुअल क्लास कि व्हाट इज ड्रेनेज, एक्चुअली व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, कि भारत में जो अपवाह तंत्र है अगर उसको वास्तविक रूप में सिर्फ उनकी उत्पत्ति के कैचमेंट के आधार पर, ठीक है, उनके बहाव की स्थिति के आधार पर, उनमें उन्मुखी की स्थिति के आधार पर, उनकी उत्पत्ति और फॉर्मेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो अब देखो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है कि यही है एक्चुअल में भारतीय तंत्र को, भारतीय अपवाह तंत्र को समझने का सही रास्ता। ठीक है, जनरली जो बच्चे सिर्फ ये याद कर लेते हैं कि कौन सी नदी की उत्पत्ति स्थल क्या है, ठीक है, इतना ही याद भर नहीं रहने वाला। इसको और समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी नदी की उत्पत्ति अगर पश्चिमी घाट से हो रही है और वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है तो एक्चुअल में उसे किस भाग में क्लासिफाइड किया गया है, उसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है और क्या क्या उसके भाग और हो सकते हैं जिनमें उन्हें आगे से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये एक अलग पैटर्न हमारे पास ये बनकर आ रहा है जो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, रेंज है इसका, ये देखोगे आप, एग्जाम्पल ऑफ पिनेट ड्रेनेज पैटर्न है। चलिए आते हैं हैरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न, रिप पैटर्न। It is developed in the mountainous area. The longitudinal consequent stream as a master stream are developed in the longitudinal parallel valleys, while tributaries as a lateral consequent after originating from the hill slope of the bordering parallel ridges join the longitudinal consequent almost a right angle. The term herringbone has been derived from the pattern of bones of herring fish. ठीक है, अब ये क्या था, एक मछली है हैरिंग फिश, उसी की जो रिब है, उसकी जो पसलियां हैं, उसी के आकार के आधार पर भी कुछ नदियों का निर्माण होता है, कुछ नदियों की आकृति है, उसी के आधार पर एक नई रिवर्स बताया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है और ये जनरली क्या होता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र या तो हिमालय रिवर सिस्टम होगा, ठीक है, या फिर आपका वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे का सारे चीजें हम देखे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं कि किस तरह से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है कि ड्रेनेज को किस तरह से समझा जा सकता है। अगर आपने भारतीय मैप को अच्छी तरह से समझा हुआ है तो आप भारतीय सारे अपवाह तंत्र को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और उसको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमने मैप के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, और कुछ ऐसी नदियां जो इनलैंड जो आंतरिक हिस्से में ही गायब हो जाती हैं, कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं, कुछ नदियां जो अरब सागर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर भी डिवीजन किया गया है इनका।
ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कैचमेंट एरिया के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर, समुद्री उन्मुखी के आधार पर और शेप एंड फॉर्मेशन एंड रिवर पैटर्न के आधार पर जो पूरे के पूरे भारतीय अफवाह तंत्र को बांटा गया है। तो ये बताने की कोशिश थी कि किस तरह से, ठीक है, आप पूरे के पूरे भारतीय अफवाह तंत्र को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सो दिस इज इनफ फ्रॉम दिस साइड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ बेहतरीन सी चीजें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये थोड़ी क्लास एक टेक्निकली थोड़ी कह सकते हैं थोड़ी यूनिक थी, थोड़ी अलग थी। ये उन्हीं के लिए क्लास थी जो सीरियस हैं नेट जेआरएफ को लेकर। ये उनके लिए क्लास नहीं थी जो जनरली सिर्फ घूम रहे हैं, क्योंकि उनमें उनके लिए यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जनरली पूरे का पूरा जो ये क्लास फोकस्ड थी, ठीक है, इट हाउ टू अंडरस्टैंड चेंज द ड्रेनेज पैटर्न को लेकर थी, कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ज्योग्राफी की, जो सिलेबस की, ठीक है, उसी को लेकर थी कि व्हाट वाज द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस, दैट वाज। ठीक है, तो यही था सारा का सारा, एंड दिस इज इनफ फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू।